चलिए देखिए, हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, रेगुलेशन और कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल। रेगुलेशन और कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल। आपको क्या लगता है कोई भी सेल डिवाइड कर जाएगा और जैसे मन तैसे डिवाइड कर जाएगा, जब मन होगा तब डिवाइड कर जाएगा? मैंने स्टार्टिंग में कहा था ऐसा नहीं है। सेल को डिवाइड करने के लिए सिग्नल मिलता है। डिवीजन कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा इसका कंट्रोल है। और मैं बता दूं बच्चों, मैंने कहा था सबसे बढ़िया एक्सप्लेनेशन ये है कि सेल का जो सेल साइकिल या सेल डिवीजन करने के लिए जो कंट्रोल है वो रेगुलेशन जेनेटिक कंट्रोल है। वो रेगुलेशन जेनेटिक रेगुलेशन है। तो क्या है? रेगुलेटेड ऐसे लिखो, जेनेटिक कंट्रोल, सीधा लिखो ना, जेनेटिक कंट्रोल। जेनेटिक कंट्रोल। अब ये कंट्रोल कैसे होता है जेनेटिक्स के द्वारा? तो आप लिखोगे बाय चेक पॉइंट्स। बाय चेक पॉइंट्स। अब सवाल ये है कि ये चेक पॉइंट्स क्या है और इसका जेनेटिक्स से क्या लेना देना है। तो समझो, एक सिंपल सा एग्जांपल समझाते हैं। पहले इस एग्जांपल को समझना, तब जाके समझ में आएगा रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। मैं कहता हूं ये एक ऐसा है, बाउंड्री है जहां पे ढाला जिसको नहीं बोलते, जहां पे ऐसे बांस गिरा देते हैं, ये सड़क है, ये सड़क कंटिन्यू है, ठीक है। बैरियर बोले उसको, बैरियर। ये क्या है? बैरियर नहीं बोलते, बैरियर। तो यहाँ पे कोई पर्सन बैठा है जिसका काम है कि इस बैरियर को उठाना है और गिराना है, जो भी है। तो ये बैरियर क्यों लगा? यहाँ पे कुछ चेकिंग होता है। क्या चेकिंग होता है? कि भाई आप इधर से उधर जा रहे हो तो क्या क्या लेके जा रहे हो, इधर से उधर वो चीज जाने लायक वैलिड है कि नहीं है, और आप उधर जा रहे हो तो वो चीजें लेके जाना ही चाहिए कम से कम। तो ये काम इसको सिखा दिया गया कि तुमको ये सब चीज चेक करना। तो ये क्या करता है कि कोई गाड़ी अगर इधर से आई तो ये ढाला, ये बैरियर उठा के रखता है, आइए निकल जाइए तब हम चेक करेंगे, ऐसा है क्या? नहीं। यहीं पे बच्चे गलती करते हैं। बच्चे समझते हैं बैरियर है, चेक पॉइंट एक्टिवेटेड। चेक पॉइंट एक्टिवेटेड का मतलब बच्चा क्या समझता है ये उसको पता नहीं। अब समझना, ये वर्ड थोड़ा अपने आप में कंट्राडिक्टेड वर्ड है। आपको हर जगह लिखा मिलेगा चेक पॉइंट एक्टिवेटेड, और उसके बाद लिखा होगा कि वन फर्स्ट चेक पॉइंट एक्टिवेटेड देन सेल एंटर इनटू द एस फेज, ऐसे। अब समझिए यहाँ पे ये एक्टिवेशन का क्या मतलब है, सुनिएगा मेरा बात ध्यान से। मैं कहता हूं एक्टिवेशन का मतलब क्या है कि ये आदमी एक्टिव हो गया। किस चीज के लिए? इस बैरियर को उठाने के लिए। समझ रहे मेरी बात? ये आदमी एक्टिव हो गया किस चीज को, किस चीज के लिए? इस बैरियर को उठाने के लिए। और बैरियर को उठाने का मतलब आप समझ रहे हैं? ये आदमी बैरियर उठाएगा ही तब जब इससे पहले सब कुछ इसका चेकिंग कर लेगा, तभी ये बैरियर उठाएगा, नहीं तो नहीं सुतल रहेगा आराम से। चेकिंग करने में दम नहीं लगाना, एक्टिव नहीं होना है। एक्टिव ये तब होगा, बैरियर उठाने के लिए एक्टिव होगा तब होगा जब सारी बातों का ये चेकिंग कर चुका होगा। अब आप समझ रहे हैं एक्टिवेशन का मतलब यहाँ पे क्या है? ये बात अगर क्लियर है तभी आगे आगे आपको समझ में आएगा। ये मैं सीधा सीधी कह रहा हूं, ये आदमी पहले सब कुछ चेकिंग कर लेगा कि क्या उधर ले जाना है क्या नहीं ले जाना है, तब ये आदमी एक्टिव होगा और बैरियर उठा देगा, तब जाके ये गाड़ी इधर पहुंच जाएगी। और अगर ये आदमी एक्टिव नहीं हुआ, इसका मतलब चेकिंग के दौरान कुछ गड़बड़ी पाई गई, आराम से जाके सूझ जाएगा, बोलेगा नहीं जाने देंगे, मतलब वो एक्टिव नहीं हुआ। बोलिए एक्टिव होना और एक्टिव नहीं होना ये क्लियर है कि नहीं सभी लोगों को? ये मैंने बैरियर वाला से एग्जांपल समझा दिया है क्योंकि ये वर्ड आपको कंफ्यूज करेगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। चलिए अब हम देखते हैं कि वो बैरियर क्या है, क्या कैसे है, ठीक है। देखिए मैं कह रहा हूं आपके सामने, मैंने एक सेल साइकिल का डायग्राम बनाया। ये कोई सेल का डायग्राम नहीं है, सेल साइकिल है। फिर बता दूं ये सेल साइकिल है। आपको पता है सेल साइकिल में सबसे पहले, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, सेल साइकिल में सबसे पहले इंटरफेज आता है, और इंटरफेज में भी सबसे पहले क्या आता है, जल्दी बोलिए? G1। उसके बाद एस फेज, उसके बाद G2 फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, एनाफेज, साइटोकाइनेसिस। उसके बाद अगर उल्टा होगा सेल, ना, एनाफेज टीलोफेज। अरे अरे उल्टा हो गया यार। मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस। इसके बाद अगर सेल को जीनोट में जाना है तो वो जीवन में जाके बाहर निकलेगा जीनोट। तो कुछ तो परमानेंटली जीनोट में चले जाएगी, और अगर किसी को लौट के आना है तो वो फिर से जीवन में आ जाएगी। अब मैं बताता हूँ चेक पॉइंट क्या है, पहले बताता हूँ बैरियर।
ये देख रहे हो, ये एक बैरियर, 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 बैरियर। तो एक बात बताइए, आपको क्या लगता है, मतलब एक जगह से आप दूसरी जगह जा रहे हैं, हर एक स्टेप पे बैरियर लगाएंगे और हर स्टेप पे चेक पॉइंट लगाएंगे, ऐसा है क्या? नहीं। बैरियर वाले मतलब कि ये बाउंड्री हर जगह हो सकता है, लेकिन बैरियर हर जगह नहीं होता है। अब मान लिया जाए कि आप पूर्णिया से भागलपुर आ रहे हो, एक चेक पॉइंट मिलेगा आपको मात्र। जब आप भागलपुर पुल क्रॉस करके भागलपुर एंटर करने वाले हो तो 0 माइल के पास मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, एक जगह मिलेगा मात्र, वो भी पुल के पास, कहीं नहीं मिलेगा। मगर जब आप चलोगे पूर्णिया से, तो पूर्णिया खत्म होगा, इधर आओगे आप गेरावाड़ी बाउंड्री, गेरावाड़ी खत्म होगा, फिर आएगा इधर आप समेली घुसोगे, कुरसैला, नवगछिया, ऐसे होते हुए फाइनली आप नवगछिया 0 माइल, तब जाके आप भागलपुर, तब जाके वो भागलपुर अभी नहीं, चेक पॉइंट, तब जाके भागलपुर। तो सोचो इतनी बाउंड्री तो कई सारे थे बीच में यार, तभी तो नाम अलग अलग है, लेकिन चेक पॉइंट एक ही था। तो चेक पॉइंट ऐसी जगह लगाया जाता है जहां क्रूशियल पॉइंट हो रहा हो, क्रूशियल चीजें हो, वो पुल के पास ही लगाया गया है, कुछ सोच समझ के लगाया गया है। जिन्होंने लगाया उनसे पूछना, जिन्होंने लगाया है सड़क विभाग वाले से पूछना कि यहीं पे क्यों लगाया, वो उसका सिग्निफिकेंस आपको बता देंगे कि यहीं पे क्यों लगाया गया है। क्योंकि वो एक ऐसा पाथ है कि कोई आदमी अगर पूर्णिया से कोई कांड करके भागलपुर घुस रहा है तो उसको उस रास्ते से होके जाना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, नन, कोई ऑप्शन नहीं है, उस रास्ते से आपको जाना ही पड़ेगा। ये वो सिग्निफिकेंस बताएंगे, और भी सिग्निफिकेंस बताएंगे। ऐसे ही हमारे सेल साइकिल में कई सारी बाउंड्री होती है, लेकिन हम हर बाउंड्री पे चेक पॉइंट नहीं लगाया हमारा सेल में। क्यों नहीं लगाया? हम ऐसी जगह लगाए जहां रिजेक्शन करना है। अगर कोई लोगों को पूर्णिया से भागलपुर जाने में रोकना है, पुल पे रोक दो ना, भागलपुर नहीं पहुंच सकता है। और वो भागलपुर से पूर्णिया जाके कांड करना चाहता है तो वहीं पुले पे रोक दो, भागलपुरे में रह जाएगा, अंदर है, फिर संभाल लेंगे उसको। समझ रहे हैं ना आप? तो ऐसी जगह चेक पॉइंट लगाई जाती है जहां से रेगुलेशन परफेक्ट हो, कंट्रोल परफेक्ट, हर जगह नहीं लगता। ऐसे ही सेल के सेल साइकिल में कई सारी बाउंड्री है, लेकिन 3 जगह चेक पॉइंट, और उस 3 में भी एक सबसे इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट है, वो मैं अभी सिखाता हूं कौन। तो वो 3 चेक पॉइंट कहां कहां है, पहले तो मैं आपको ये सिखा देता हूं। देखिएगा, एक चेक पॉइंट इस वाले बाउंड्री पे है, जो बाउंड्री G1 और S के बीच में है। मतलब जब आप जीवन फेज कंप्लीट करने वाले होंगे, अंत में यहां पर होंगे, यहां पे चेक पॉइंट आता है। अब आप मेरा चेक पॉइंट का एरो गौर कीजिएगा, एरो देखिए मैंने क्या किया है। ये एरो बता रहा है कि जब आप इस चेक पॉइंट को क्रॉस कर जाएंगे तो आप एस में एंटर कर जाएंगे, और अगर आप चेक पॉइंट को क्रॉस नहीं कर पाएंगे तो आप जीवन के अंत में ही रहेंगे, जीवन में ही रहेंगे कुल मिला। तो अब बोलिए, इस फर्स्ट चेक पॉइंट को क्या मैं G1 चेक पॉइंट बोलूं या S चेक पॉइंट बोलूं? कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि इसको मैं S चेक पॉइंट बोलूं? नहीं, G1 चेक पॉइंट है वो जीवन का है ना, जीवन के अंतिम में आपका चेकिंग किया जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? G1 चेक पॉइंट। तो पहला चेक पॉइंट कौन सा है? G1 चेक पॉइंट। यही बच्चा गलती करता है। हाँ, एक बात और है, अगर मुझे एक नाम और देना हो इसको, तो क्या मैं इसको, चूंकि यहां से अगर वो जीवन कंप्लीट कर लिया तो वो जाएगा एस में, तो क्या मैं इसको G1 एस चेक पॉइंट बोल सकता हूं? केवल एस नहीं, G1 एस चेक पॉइंट। कितने लोग सहमत है इस बात से? G1 एस चेक पॉइंट मतलब जीवन कंप्लीट कर लोगे तो आप आ जाओगे एस में, G1 एस चेक पॉइंट। और नाम बताता हूं इसका, फर्स्ट वाले का। अच्छा, फर्स्ट चेक पॉइंट तो है ही सही। अरे यार लो, इसको मैं पहले लिख देता हूँ, नहीं तो आप क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए। ठीक है ना? हाँ, आइए अब एक एक करके और नाम लिखते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड चेक पॉइंट देखेंगे। हाँ, क्या मैं इसको ये भी कह सकता हूँ
एक बात ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। अगर यहाँ पे मैंने बाउंड्री से मना कर दिया, क्या वो आगे जा सकता है? आगे कोई भी चेक पॉइंट का फिर कोई काम भी रहेगा क्या? कोई काम नहीं। अगर ये फर्स्ट चेक पॉइंट ने चाह लिया ना सेल डिवाइड नहीं करेगा तो नहीं करेगा। अगर आपको चाह लेते ना 10वीं में फेल करके ये रोक लेने का, आगे क्या जो 12th वाला कॉपी आने वाला मास्टर है वो आपको पास कर देता क्या? चाह लेते फेल, यहीं रहो, अब नहीं जाओगे कहीं। ये है ये फर्स्ट चेक पॉइंट। मैंने पहले भी कहा था फर्स्ट चेक पॉइंट मेन चेक पॉइंट होता है, यही डिसाइड करता है कि सेल डिवाइड करेगी या नहीं करेगी। इसीलिए देखो वैसे तो सभी चेक पॉइंट डिसाइड करता है, अगर सेकंड चेक पॉइंट क्रॉस नहीं किया, थर्ड नहीं किया तो सेल आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन एक चूज करना हो तो क्या चेक करोगे? चूज करोगे फर्स्ट, क्योंकि उन्होंने अगर मना कर दिया तो सेकंड और थर्ड कुछ नहीं कर सकता। तो इसीलिए इसको हम लोग और नाम से जानते हैं, रेस्ट्रिक्शन चेक पॉइंट कहते हैं। रेस्ट्रिक्ट करता है, रेस्ट्रिक्शन चेक पॉइंट कहते हैं। अब मैं आगे सीपी लिखूंगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दूसरा चेक पॉइंट। यहाँ पे ये क्या था? फर्स्ट चेक पॉइंट, नाम लिख देता हूं मैं, दिस वन इज द फर्स्ट चेक पॉइंट, नाम मैंने लिख दिया सारा, फर्स्ट चेक पॉइंट। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स भी देखेंगे अभी। अब दूसरा चेक पॉइंट एस और G2 के बीच में नहीं होना। अब दूसरा चेक पॉइंट आता है G2 और प्रोफेज के। अच्छा, माइटोसिस और मियोसिस हो, ये सेल साइकिल सब में ऐसा ही होता है, भले ही दो अलग अलग फेजेज में हो जाए। वहां मियोसिस में 2 बार चेक होगा, मियोसिस 1 में भी, मियोसिस 2 में भी, ठीक है। तो यहाँ पर अब G2 के बाद आता है प्रोफेज, और प्रोफेज में घुसने से पहले एक बार फिर चेकिंग होता है सेल का। क्या चेक करेगा मैं सारा आपको सिखाऊंगा। इसका मतलब यहाँ पे जो मैं चेक पॉइंट बनाऊंगा ऐसे बनाऊंगा, इस टाइप से। अच्छा, कई बुक इस एरो को बाहर दिखा देती है, देखिए टेक्निकल थोड़ा सा आप बाहर दिखा सकते हैं, लेकिन टेक्निकली क्या है कि चेकिंग G2 के दौरान ही होगा। ऐसा थोड़ी प्रोफेज में घुसा के तब चेक कर रहे हैं, बताइए बताइए, ऐसा थोड़ी है भाई। बाउंड्री के पहले ही ना आप चेक कीजिएगा जी। तो ये क्या है आपका? ये आपका सेकेंड चेक पॉइंट, सेकेंड चेक पॉइंट। तो अब बताइए सेकेंड चेक पॉइंट को G2 चेक पॉइंट बोलिएगा या S चेक पॉइंट बोलिएगा? कितने लोग इसको G2 चेक पॉइंट बोलने में सहमत है? G2 चेक पॉइंट, G2 चेक पॉइंट ही तो बोलेंगे इसको, G2 चेक पॉइंट। एक नाम इसको अगर और देना हो तो क्या दिया जा सकता है? क्या इसको G2P यानी कि G2 प्रोफेज चेक पॉइंट बोला जाए? अरे बोलिए। तो इसको G2 प्रोफेज, G2 प्रोफेज चेक पॉइंट भी कहते हैं। क्या इसको एक नाम और दिया जा सकता है? सोचिए, लेकिन वो ज्यादा करेक्ट नाम नहीं होगा, लेकिन एज पर ऑप्शन वो भी नाम सही होगा। क्या? एक बात बताइए, यहाँ इंटरफेस खत्म हो जाता है, यस और नो? यस और नो? इंटरफेस खत्म और इसका एम पेज स्टार्ट। तो क्या इसको आई इंटरफेज और एम पेज, इंटरफेज एम पेज चेक पॉइंट बोला जा सकता है? बोलिए। ऐसा लिखा मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और, क्या मैं इसको G2M चेक पॉइंट बोलूंगा? ये एग्जाम में कई बार आता है। हाँ बोल सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों हो G2, अभी मैं लिख देता हूं G2M चेक पॉइंट। अगर ऐसा लिख दें G2M चेक पॉइंट, तो M का ही तो पहला प्रोफेस था, लेकिन ऑप्शन में अगर G2M और G2 प्रोफेस दोनों दिया हो, सुनिएगा ध्यान से, तो मोर करेक्ट आंसर इज G2 प्रोफेस, क्योंकि M में भी कौन, ये तो स्पेसिफाई कर दिया ना ये वाला। हाँ लेकिन ये गलत नहीं है, ये भी सही ही है। बोलिए सेकेंड चेक पॉइंट को किस किस नाम से जानते हैं? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका, अब प्रोफेज के बाद, प्रोफेज में कोई चेकिंग नहीं होना, मेटाफेज हो जाएगा। मेटाफेज के अंत में एक चेकिंग होना है, तो यानी कि मेटाफेज से एनाफेज जाने के वक्त, यानी कि मैं एरो ऐसे बनाऊंगा, ऐसे, यहां पर ये है चेक पॉइंट, और ये है आपका थर्ड चेक पॉइंट, थर्ड चेक पॉइंट। इसका मतलब
ये चेक पॉइंट कौन सा चेक पॉइंट है? मेटाफेज और एनाफेज के बीच में। तो आप इसको क्या बोलोगे? आप इसको बोलोगे थर्ड वाला, मैं एक लाइन खींच दूंगा बाद में, थर्ड वाले के बारे में बोल रहा हूं मैं, मेटाफेज एनाफेज चेक पॉइंट। अच्छा, क्या इसको एक नाम और दे सकते हैं? सुनेगा ध्यान से, एक नाम मैं इसको ये दे सकता हूं, केवल एम चेक पॉइंट बोल दो, ओनली एम, ओनली एम, केवल एम। तो अंडरस्टूड है, वो एम के बीच में है ना, केवल एम बोल दूं। ये सब लिखने का अपना अपना तरीका है, एम चेक पॉइंट। तो अंडरस्टूड है, केवल एम बोल। तो क्या ऐसे ही मैं जीवन चेक पॉइंट को केवल आई चेक पॉइंट भी बोल सकता हूं? हाँ, अरे ये फर्स्ट वाला, उसका केवल इंटरफेस से लेना देना है ना, वो इंटरफेस से इंटरफेस में ही रह जाएगा, जैसे यहाँ एम से एम में ही रह जाएगा, वो कैसा थोड़ी है कि इंटरफेस में चला जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको केवल आई चेक पॉइंट भी कह सकते हो, आई चेक पॉइंट। ये सारे नाम सभी को क्लियर है? हाथ खड़ा कीजिए। ये पहला वाला हो गया, दूसरा वाला हो गया, नीचे तीसरा वाला हो गया। ठीक है, तो तीनों चेक पॉइंट के मैंने अलग अलग नाम बता दिए। अब आपके मन में हो रहा होगा खुजली कि सर ये चेक पॉइंट में आप तो वहां आदमी को खड़ा किए थे बैरियर, यहाँ कौन है जो ये सब चीज चेक कर रहा है? आइए थोड़ा सा बताते हैं। वैसे तो चेक पॉइंट आपको आगे एमबीबीएस में बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। मैंने कहा जेनेटिक कंट्रोल, सुनिएगा ध्यान से, जेनेटिक कंट्रोल। मैं कह रहा हूँ जेनेटिक कंट्रोल का नीचे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जीन, जीन यानी कि डीएनए, डीएनए सेगमेंट ही ना जीन होता है, डीएनए सेगमेंट। जीन मतलब क्या? डीएनए सेगमेंट। ये क्या करता है? फॉर्म्स, ये बनाता है स्पेसिफिक प्रोटीन। सुनेगा ध्यान से, स्पेसिफिक प्रोटीन, स्पेसिफिक प्रोटीन। और ये प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं, ध्यान से इधर। एक होता है साइक्लिन, CYCLIN, साइक्लिन, और CYCLINE, साइक्लिन। और एक होता है CDK। और ये साइक्लिन भी फिर दो प्रकार का होता है, एस साइक्लिन एंड एम साइक्लिन, एम साइक्लिन। ये दोनों स्पेसिफिक प्रोटीन है। CDK का फुल फॉर्म लिख देता हूं मैं, CYCLINE, साइक्लिन डिपेंडेंट डिपेंडेंट काइनेज, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। क्या है भैया ये साइक्लिन और CDK? अभी बताऊंगा मैं अच्छे से। ये क्या है पहले ये बताओ, नेचर क्या है इसका? प्रोटीन। प्रोटीन कौन बनाता है? डीएनए सेगमेंट, मतलब जीन। तो बताओ, अगर ये प्रोटीन बनेगा, और मैं कह रहा हूं कि यही जो साइक्लिन और CDK है, यही है फॉर्म्स चेक पॉइंट, एक्ट एज चेक पॉइंट, एक्ट एज चेक पॉइंट, एक्ट एज चेक पॉइंट, यही चेक करता है। तो बताओ, अगर साइक्लिन और CDK नहीं होता तो क्या चेक पॉइंट होता? नहीं। वही है वो आदमी जो वहां पे बैरियर के पास खड़ा होता है, पुल के पास, यही साइक्लिन और CDK है। अब इन दोनों में कैसे कैसे रिलेशन वो भी समझाऊंगा मैं, लेकिन इतना पक्का पता है कि जैसे उस आदमी को पुल के पास सरकार ने खड़ा किया है, ऐसे ही इस साइक्लिन और CDK को डीएनए ने खड़ा किया, जीन ने खड़ा किया, उसी सेल के जीन ने। वो सरकार मेरे ही देश का है, मेरे ही देश के सरकार ने मुझ पे ही कानून लगाया है और मेरे ही भलाई के लिए लगाया है। ऐसे खुद के ही सेल के, खुद के ही डीएनए ने खुद के ही सेल रेगुलेशन पर, सेल साइकिल पर कंट्रोल लगाया, खुद के ही भलाई के लिए लगाया। अदरवाइज जनरेशन खराब हो जाएगा, अगला सेल में भी खराब ही चला जाएगा। समझ में आया? सेल साइकिल में चेक पॉइंट क्यों लगता है? अपने ही सेल के भलाई के लिए लगाया गया है, दूसरों के लिए नहीं लगाया गया है। तो ये होता है चेक पॉइंट का बेसिस, क्या? साइक्लिन एंड CDK। अब समझाते हैं कि साइक्लिन CDK कैसे वर्क करता है। बोलिए, यहां तक क्लियर है सभी को? चलिए जल्दी से इसका फोटो लीजिए, जल्दी से, जल्दी ले लिए। अब आते हैं इस पे। तो मैंने क्या कहा आपको, यहाँ 3 चेक पॉइंट है। अब मुझे क्या करना है, एक एक करके सारे चेक पॉइंट के बारे में स्टडी करना है। ये कौन सा चेक पॉइंट क्या रेगुलेट करता है, ये तो चेक करना जरूरी है ना। लेकिन उससे पहले
सर ये तो समझा दीजिए, सीडीके और साइक्लिन कैसे चेक करेगा, आखिर कैसे चेक करता है? पुल के पास तो उस आदमी को बहुत औजार मशीन वगैरह दिया गया है अलग अलग चीज चेक करने के लिए, लेकिन ये सीडीके कैसे चेक करेगा, साइक्लिन कैसे चेक करेगा? सर ये तो प्रोटीन है। तो सुनिए कैसे चेक करेगा, परमिशन कैसे देता आगे जाने के लिए। मैं कह रहा हूं कि डीएनए सेगमेंट है, सुनना ध्यान से, डीएनए सेगमेंट है। इन्होंने दो टाइप के प्रोटीन बनाया, एक तो साइक्लिन है और एक सीडीके है। आप सीडीके का नाम पढ़े हो, क्या नाम है? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ये एक प्रकार का एंजाइम है, काइनेज, एज एज। और ठूस लो आज भेजे में कान खोल के, जहां पे भी आपको काइनेज एंजाइम दिख जाएगा ना, उसका काम है फास्फेट ग्रुप का ट्रांसफर कराना, फास्फेट ग्रुप का ट्रांसफर कराना। ठूस लो भेजे में, तो कल को रात को 2 बजे उठा के कोई पूछता काइनेज का क्या काम है, बोल दूंगा फास्फेट ग्रुप का ट्रांसफर कराना। अब यही काम से इस काइनेज का भी है, लेकिन इसके नाम के आगे क्या लगा है? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। मतलब ये एंजाइम तब एक्टिव होगा जब इसको मिलेगा साइक्लिन। एक बात पता है बच्चों, ये जो डीएनए सेगमेंट में बता रहा हूं ना, अलग अलग डीएनए सेगमेंट है अलग अलग साइक्लिन और सीडीके को बनाने के लिए। ये सेम डीएनए सेगमेंट नहीं है, गलतफहमी मत पाल लेना। अलग अलग डीएनए सेगमेंट यहाँ पे साइक्लिन और सीडीके बनाता है, ये गलतफहमी मत पाल लेना। और पता है बच्चों, सेल में सीडीके हमेशा होता है, सेल में सीडीके हमेशा होता है, लेकिन वो एक्टिव तब होगा जब उसको साइक्लिन मिल जाएगा। साइक्लिन भी प्रोटीन ही है, और साइक्लिन तब बनेगा जब सेल को एहसास होगा कि हमको डिवाइड करना है, तब उसके जीन एक्टिव होंगे, तब साइक्लिन बनेगा। और पता है बच्चों, जब साइक्लिन बनेगा, ऐसे तो ये सीडीके क्या है, इनएक्टिव है, इनएक्टिव है। जब साइक्लिन बन जाएगा तो साइक्लिन और सीडीके मिलके एक्टिव सीडीके बनेगा, एक्टिव सीडीके, ये एक्टिव हो गया। अब समझिएगा क्या काम है सीडीके, साइक्लिन डिपेंडेंट का एक्टिव हो गया, क्या काम है इसका? फास्फेट ग्रुप का ट्रांसफर कराना। ये क्या करता है पता है? एटीपी जो सेल में होती है ना, एटीपी, उसको तोड़ देता है, किसमें? एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट, इनऑर्गेनिक फास्फेट। और ये तोड़ने का ही काम कौन करता है? सीडीके। अब ये फास्फेट ग्रुप क्या करता है? एनर्जी भी निकला यहां से, वही एनर्जी सेल डिवीजन में काम आएगा, मूवमेंट वगैरह में आगे उस सारा काम, मतलब कि आपको मैंने कहा ना, वो एनर्जी वगैरह फिर अलग अलग जगह कंजर्व हो जाएगा, बाद में सेल रेस्पॉन्स में सिखाता हूं। ये इनऑर्गेनिक फास्फेट का रोल समझिए, ये है सेल रेगुलेशन का मुद्दा। ये इनऑर्गेनिक फास्फेट क्या करेगा? अलग अलग एक्टिविटी में जाके अलग अलग एक्टिविटी को प्रमोट करेगा। जैसे अगर मान लिया जाए फर्स्ट चेक पॉइंट क्रॉस करके आना है एस फेज में, तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए इनऑर्गेनिक फास्फेट क्या करेगा? डीएनए फॉर्क को अरेंज करेगा रेप्लिकेशन के लिए, ये काम है फॉस्फेट का। मतलब आप तो यूं समझो, मॉलिक्यूलर लेवल पे अपने आपको नहीं बताना, आप यूं समझो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जब तक नहीं आ गया टीपी के टूटने से, डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो ही नहीं सकता है, डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो ही नहीं सकता। और सेल डिवीजन के दौरान इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आएगा तब जब एटीपी टूटेगा, और एटीपी टूटेगा यहाँ पर सेल डिवीजन के दौरान सीडीके के एक्टिव होने से। ऐसे एक्ट करता है ये साइक्लिन और सीडीके। बोलिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ में आया सीडीके और साइक्लिन का? मैं इसको थ्योरी के फॉर्म में भी लिखाऊंगा, आप चिंता मत करो, पहले समझाने दो मुझे। मैं इसको थ्योरी के फॉर्म में भी लिखाऊंगा, हेडिंग डाला के, याद दिला देना, अभी भूल ना जाऊं मैं। हेडिंग होगा आपका एक्शन ऑफ XACTION, एक्शन ऑफ साइक्लिन एंड सीडीके, हेडिंग होगा। और आप लास्ट में क्या बोलोगे? हेल्प्स इन डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ, या प्रमोट्स, या इनिशिएट्स, ऐसे बोलिए, इनिशिएट्स और प्रमोट्स डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ सेल डिवीजन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, जल्दी। और इसके बाद आप लिखेंगे नोट्स में थ्योरी। इसके बाद मेरे पास जगह नहीं है यहाँ पे, तो और मैं बोल के लिखाऊंगा ताकि टाइम बचे। थ्योरी इसका, और उसके बाद आप बनाएंगे डायग्राम। अब इस डायग्राम को करते हैं एक्सप्लेन, हमारे पास 10 मिनट है, पर्याप्त है। तो समझ गए क्या होने वाला है? सीडीके रहेगा ही रहेगा सेल में,
साइक्लिन आ जाए बस। अब देखिए मैंने क्या बोला, साइक्लिन दो प्रकार का है, एक है एस साइक्लिन और एक है एम साइक्लिन। अब बोलेंगे सर एस और एम तो बता दिए, अब इसका कहाँ यूज होगा आओ समझाते हैं। देखो ये फर्स्ट चेक पॉइंट है। मैं क्या कह रहा हूं ना कि सेल में, यहां पर सेल में, सेल के पास है क्या, सीडीके, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज ऑलरेडी है। ये क्या है, सीडीके है, ठीक है। लेकिन ये सीडीके तो तब एक्टिव होगा ना, अब एक्टिवेशन का मतलब समझ जाइए, एक्टिवेशन मतलब ढाला उठ गया, बैरियर उठ गया, सेल आगे, ये सीडीके इनएक्टिव पड़ा है और ये तब तक इनएक्टिव रहेगा जब तक इसके साथ ना जुड़ जाए कौन, चलिए बोलिए, एस साइक्लिन। जब तक इसके साथ ना जुड़ जाए कौन, एस साइक्लिन, एस सी लिख दूं मैं, एस साइक्लिन। जब तक उसके साथ एस साइक्लिन नहीं जुड़ेगा तब तक सीडीके इनएक्टिव ही रहेगा। तो इस दौरान सेल के अंदर सीडीके है लेकिन एस साइक्लिन अभी नहीं बना, देखिए मैं अंत में दिखाया हूं, अभी इस दौरान यहां तक तो नहीं बना है कम से कम। इसके बाद मतलब कि जीवन का अंत है, यहां तक सेल ने क्या किया सुनेगा, यहां तक सेल ने अपना सेल साइज बढ़ाया। वो कैसे, न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट इंक्रीमेंट, न्यूट्रिएंट इंक्रीमेंट से सेल साइज बढ़ा। और सुन लीजिए, न्यूट्रिएंट इंक्रीमेंट हुआ, सेल साइज बढ़ा, कुल मिला के यहाँ पे साइटोप्लाज्म का कंटेंट ऑलमोस्ट डबल हो गया, राइट जी। अब क्या होगा, इतना सब कुछ हो जाने के बाद, इतना सब कुछ हो जाने के बाद इस दौरान अगर डीएनए नॉर्मल है सेल का, मतलब डीएनए में किसी प्रकार का डैमेज नहीं है, मतलब डीएनए डैमेज, अगर सेल में डीएनए डैमेज नहीं है तो जाके ये एस साइक्लिन प्रोटीन सीडीके के साथ जुड़ जाता है और सीन कुछ ऐसा हो जाता है, सीन कुछ ऐसा, अरे रे रे क्या होगा, सीन कुछ ऐसा हो जाता है कि एस साइक्लिन के साथ वो सीडीके, सॉरी सीडीके के साथ एस साइक्लिन जुड़ जाता है और सेल को अलॉटमेंट मिल जाता है कि आप जाइए एस फेज में। इसका मतलब आप पता है क्या बोलोगे, फर्स्ट चेक पॉइंट किन किन बातों से इन्फ्लुएंस्ड होता है, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, किन किन बातों से इन्फ्लुएंस्ड होता है, इन्फ्लुएंस्ड बाय न्यूट्रिएंट इंक्रीमेंट, इन्फ्लुएंस्ड बाय सेल साइज और इन्फ्लुएंस्ड बाय डीएनए डैमेज। अगर न्यूट्रिएंट इंक्रीमेंट नहीं है तो आगे नहीं जाएगी, सेल की साइज नहीं बढ़ी है आगे नहीं जाएगी, और अगर डीएनए डैमेज है तो भी आगे नहीं जाएगी। मैंने क्या बोला, नहीं जाएगी आगे। तो न्यूट्रिएंट इंक्रीमेंट, सेल साइज और डीएनए डैमेज को लेकर इन्फ्लुएंस होता है फर्स्ट चेक पॉइंट। मतलब आप समझ चुके हैं कि फर्स्ट चेक पॉइंट क्या चेक करने वाला। मैंने तो क्या माना कि फर्स्ट चेक पॉइंट सेल ने क्रॉस कर लिया और सेल को परमिशन मिल गया एस फेज में आने का। आप समझ पाए यहां क्या हुआ है, इस दोनों के मिलने से, ये क्या है, सीडीके है, ये क्या है, सीडीके है, और ये क्या है, ये आपको अभी मैंने सिखाया, ये क्या है, एससी है, साइक्लिन, एस साइक्लिन है। अगर ये दोनों मिल गया तो आपको समझ में आ गया होगा कि सीडीके एक्टिव हो गया होगा और एटीपी को तोड़ के इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकाला होगा और वही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट डीएनए रेप्लिकेशन को इनिशिएट करेगा, इवन सेंट्रियोल डुप्लीकेशन को भी इनिशिएट करेगा, इवन यहाँ पे ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसिस भी आगे जो होना है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसमें काम आ जाएगा। कुल मिला के जो भी काम होना है एस फेज में हो जाइए। अब आइए, अब यहाँ पे कोई चेक पॉइंट नहीं है, एस फेज में आपने गड़बड़ी किया नहीं किया, आपको G2 में जाने से कोई नहीं रोकने वाला है, G2 में आप आ जाइएगा। G2 में आने के बाद आपको क्या करना है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस कर लेना है। और अब अगर आप G2 कर चुके हैं अब अपना चेकिंग करवाइए। अब मैं बता दूं बच्चों, सुनिएगा ध्यान से, जब सेल इस एस में पहुंच जाती है तो ये जो आपको सीडीके दिख रहा है फिर से वो सीडीके क्या होता है, उससे अलग हो जाता है। सीडीके क्या होता है, उससे अलग हो जाता है और वो साइक्लिन डिपेंडेंट एस साइक्लिन था वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे अलग हो जाएगा, वो अलग हो जाता है। लीजिए ये क्या एस साइक्लिन है और ये क्या है आपका सीडीके है, अलग हो गया। मतलब यहाँ पे ये इनएक्टिव था,
ध्यान से देखते चलिए मैं क्या बोल रहा हूं। यहाँ पे इनएक्टिव था, यहाँ पे फिर वो एक्टिव हुआ, फिर यहाँ पे इनएक्टिव हो गया। और एस साइक्लिन का तो काम यही है। अब यहाँ पे एस साइक्लिन जो सीडीके को यहाँ पे बाइंड करा के एक्टिव किया था, वो फिर से इनएक्टिव हो गया, क्योंकि एस साइक्लिन क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया। अब आप बोलोगे सर ये दोबारा बाइंड नहीं कर सकता, नहीं करेगा, तब तक सेल अपना आगे बढ़ जाता है। अब सीडीके यहाँ पे क्या करेगा, जब इनएक्टिव हुआ है तो वही सीडीके यहाँ पहुंचेगा। देखिए सीडीके यहाँ है, अब अरे यार क्या, वही सीडीके है। अब इस दौरान एक नया साइक्लिन बनेगा, ये क्या है, सीडीके है, और ये अभी क्या था, इनएक्टिव था। वही सीडीके यहाँ पहुंच गया, इनएक्टिव था, इनएक्टिव है। अब यहाँ पे एक नया साइक्लिन बनेगा, और वो साइक्लिन होगा आपका एम साइक्लिन। लीजिए वो साइक्लिन होगा आपका एम साइक्लिन, एमसी लिख रहा हूं मैं, एम डॉट सी, एम साइक्लिन। आप पूरा लिखना अगर जगह हो आपके पास तो, एम साइक्लिन। और अब फिर से आप समझ गए, अगर एम साइक्लिन आ गया तो अब सीडीके के साथ एम साइक्लिन क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा। कौन, एम साइक्लिन, नॉट एस साइक्लिन। एम साइक्लिन के साथ अगर बाइंड कर गया तो आप समझ चुके हैं ये क्या है, ये क्या है, सीडीके, और ये क्या है, ये है एम साइक्लिन, एम साइक्लिन। और यहां पर अब फिर से सीडीके क्या हो गया, एक्टिव हो गया। और एक्टिव होने के बाद उसको अलॉटमेंट मिल गया कि आप जा सकते हैं, आप प्रोफेस में, सेल आ गई प्रोफेस। मतलब आप समझ पाए यहाँ पे ये क्या क्या चेक किया होगा। यहाँ पे ये जो सेकेंड चेक पॉइंट है, ये इन्फ्लुएंस्ड होता है, इन्फ्लुएंस्ड बाय क्या क्या, ये चेक करता है क्या आपने डीएनए रेप्लिकेशन अच्छे से किया है या नहीं किया है, या गड़बड़ी कर दिया। पता है ये डीएनए रेप्लिकेशन तो चेक करेगा ही करेगा। अच्छा बताइए, डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो नया डीएनए स्ट्रैंड बनेगा, तो उसमें भी डैमेज होने का चांस है, ये अगेन डीएनए डैमेज चेक करेगा। ये बात इंपॉर्टेंट है, डीएनए डैमेज दोनों ही चेक करेगा, डीएनए डैमेज चेक करेगा, राइट जी। और बताइए एक इंपॉर्टेंट बात क्या चेक करेगा, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन, सेंट्रियोल नंबर बोल दो आप, सेंट्रियोल नंबर चेक करेगा मेनली। और क्या चेक करेगा जी, ट्यूबुलिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन अमाउंट चेक करेगा, क्योंकि आगे ट्यूबुलिन प्रोटीन का बहुत ज्यादा जरूरत है, स्पिंडल फाइबर बनाना है। तो क्लियर, सेकंड पॉइंट क्या क्या चेक करेगा, किससे किससे इन्फ्लुएंस होगा। मैंने मान लिया कि सेल क्रॉस कर गया, क्योंकि मुझे आगे स्टडी करना है, इसीलिए हो सकता है सेल क्रॉस ना करे, डीएनए एप्लीकेशन ना कराओ, नहीं क्या है ना, आप यहीं रुको, जब तक आप डीएनए एप्लीकेशन नहीं करोगे आगे नहीं जा सकते। डीएनए एप्लीकेशन नहीं करोगे मतलब अच्छे से, तो आगे नहीं जा सकते। डीएनए डैमेज है, जाओ रिपेयर करके आओ, चाहे रिपेयर कैसे करो आप समझो, मैं आगे नहीं जाने दूंगा, मैं एक्टिव ही नहीं होऊंगा, मैं बैरियर उठाऊंगा नहीं। कौन कहता है सीडी के, क्यों, क्योंकि मेरा एमसी आएगा ही नहीं, कौन, एम साइक्लिंग आएगा नहीं। जब तक आप एक काम नहीं करोगे एम साइक्लिंग आना ही वाला नहीं है। मैं कौन होता हूँ, एम साइक्लिन आएगा नहीं, मैं एक्टिव हो ही नहीं सकता। तो अगर आ गया, हो गया, सब काम हो गया, तब एम साइक्लिन आ गया बन के जीन से, तो जाके सेल प्रोफेज में चली गई। और अब प्रोफेज में अगर सेल चली गई, तो प्रोफेज में आप जान ही रहे हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होना, इन सब बातों के लिए कोई चेक पॉइंट चाहिए भी नहीं, डिसइंटीग्रेट हो जाइए, सब कुछ खेला खत्म। अब आ जाइए मेटाफेज में, कोई चेक पॉइंट नहीं है। मेटाफेज में आ जाइए, मेटाफेज में क्या होना है जी, सेल को इक्वेटर पे आना है, लाइन पकड़िए, मतलब सेल नहीं, सॉरी, क्रोमोजोम को, फुल्ली कंडेंस्ड क्रोमोजोम, फुल्ली कंडेंस्ड क्रोमोजोम एट इक्वेटर, पहला पॉइंट। उसके बाद हर क्रोमोजोम का दोनों कानेटोकोर, क्रोमोजोम ऐसे कानेटोकोर ऑफ क्रोमोजोम, कानेटोकोर ऑफ क्रोमोजोम अटैच्ड विथ किसके साथ, जल्दी बोलिए, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर। ये बात चेक करेगा कौन, थर्ड चेक पॉइंट। इसका मतलब आप क्या बोलेंगे इसके बारे में, इन्फ्लुएंस्ड बाय, इन्फ्लुएंस्ड बाय क्या जी, फुल्ली कंडेंस्ड क्रोमोसोम इक्वेटर पे होना चाहिए, इधर उधर भी नहीं, इक्वेटर पे हो तब। ऐसे कानेटोकोर से जुड़ने से क्या होगा, वो तो अर्ली मेटाफेज में भी जुड़ जाता है, ट्रांजिशन टू मेटाफेज में नहीं, इक्वेटर पे होना चाहिए। और जुड़े सारे के सारे कानेटोकोर ऑफ ऑल क्रोमोसोम, लो मैं ऑल वर्ड लगा, ऑफ ऑल क्रोमोसोम, सारे क्रोमोसोम से जुड़े होंगे तब, नहीं तो नहीं जाने देंगे आगे, ये बता दे रहे हैं। ऑल क्रोमोसोम, ऑल वर्ड लगाइए यहाँ पे, सारे क्रोमोसोम के कानेटोकोर से जुड़ा रहना चाहिए।
अगर ये हो गया आपका काम, यहाँ पे आप पास कर गए, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अब मैं अलग अलग ही कलर से दिखा रहा हूं, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसका नाम है एपीसी, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। ये क्या है जी? ये है एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। ये क्या है? एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स है। लिख लीजिए शॉर्ट में, ये क्या है? एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। एनाफेज प्रोटीन, सॉरी, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। कोई पूछे केमिकली ये क्या है? ये प्रोटीन का बना हुआ कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसमें वो दोनों प्रोटीन नहीं है जो मैं बोल रहा, लेकिन वो भी तो जीन से ही बनता, प्रोटीन तो जीन से ही बनता है जी। तो ये, हाँ, इसमें अब कई सारे लोग बोलते हैं कि इसमें साइक्लिन और सीडीके का भी रोल होता है, थोड़ा बहुत होता है। आप तो बस यूं याद रखो कि ये कोई प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। इस कलर से लिख देता हूं मैं, अब प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। और मैं बता दूं, इसी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स में सिपेरिन भी होता है। सिपेरिन जो सिपेरेज था, एंजाइम बनाएगा, सिपेरिन जो सिपेरेज बनाएगा, जो सेंट्रोमेयर को स्प्लिट करेगा, वो भी एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स का ही पार्ट है। याद आया? सेंट्रोमेयर को जो स्प्लिट करेगा, तो वो सब कुछ मिलके एपीसी कहलाता है। आप हायर स्टडीज में पढ़ोगे, एपीसी में बहुत सारा चीज होता है, वो मैं यहाँ पे आपको बताने नहीं वाला हूँ, ठीक है? बस यूं समझो कि इसको एपीसी क्यों बोला, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स क्यों बोला। अगर आपने एपीसी बना लिया है, मतलब सेल को एनाफेज में जाने के लिए प्रमोशन मिल चुका है, राइट जी, और वो एनाफेज में जा रहा है, मतलब थर्ड चेक पॉइंट क्रॉस। अब आगे कोई चेक पॉइंट नहीं होना है, टीलोफेज कराइए, जोड़ने में, मतलब कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बनाने में, ये सब करने में कोई चेक पॉइंट नहीं। साइटोकाइनेसिस कीजिए, कोई चेक पॉइंट नहीं, जीवन कीजिए, उसके बाद चेक पॉइंट लगाएंगे फिर से। ये 3 चेक पॉइंट मिलके पूरी सेल साइकिल को रेगुलेट करती है जाओ। और इसमें मेन चेक पॉइंट तो फर्स्ट चेक पॉइंट है। ये मीटिंग खत्म होने वाला है, मिलते हैं नई मीटिंग में। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, नई मीटिंग में स्क्रीनशॉट जल्दी से, इधर वाला भी लेना है, ले लीजिए जल्दी से। मिलते हैं नए मीटिंग में, ये मीटिंग अपने आप खत्म हो जाएगा। 1 मिनट है, सुनिए 1 मिनट में बता देता हूँ क्या, कि ये फर्स्ट चेक पॉइंट, सेकंड चेक पॉइंट, थर्ड चेक पॉइंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फर्स्ट चेक पॉइंट है। क्यों? अगर वो नहीं हुआ तो आगे कोई सेकंड और थर्ड एक्टिव नहीं हो सकता। और एक्टिव चेक पॉइंट एक्टिव होने का मतलब क्या है? कि सेल अगले फेज में चले जाएगी। मतलब मैंने कहा फर्स्ट चेक पॉइंट गेट एक्टिवेटेड, मतलब सेल एक्स फेज में चली गई। अच्छा, मैंने अगर कहा, सुनना मेरा ध्यान से सुनना, मैंने कहा कि सेकेंड चेक पॉइंट एक्टिवेटेड, मतलब इसका मतलब क्या? सेल आगे जाएगी। समझ रहे हो ना? एक्टिवेटेड, वो एक्टिवेटेड का मतलब क्या? एक्टिवेटेड का मतलब वो आगे जाएगी। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, और इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन बनाएगा तो आपसे बन जाएगा। क्लियर? अब आते हैं हम लोग